हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू सिविल एग्जाम उत्तराखंड। और सिविल एग्जाम उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। 2 लेक्चर हम ज्योग्राफी रिलेटेड करा चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। और ये जो तीसरा लेक्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी का जो बेसिक है, एक्चुअली में इसी लेक्चर में ये सारी बेसिक्स मैंने कवर करा रखे हैं। और उसके बाद आप जो भी माउंटेन से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, उन सब का जो बेसिक है इस पर्टिकुलर लेक्चर में है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। देखिए, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से, देखिए फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। फिर किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी थी हमारे पास। उसके बाद हमने पढ़ा गैलेक्सीज़ किस तरीके से बनी। गैलेक्सीज से हमने ये पढ़ा कि स्टार क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि स्टार क्या होते हैं, लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस होते हैं, लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस होते हैं, ये पढ़ा था हमने। और फिर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से स्टार के अंदर से ही हमारे पास प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हमने देखिए, हमने वहाँ पे पढ़ दिया था कि किस तरीके से प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। नाउ हम अब प्लैनेट्स में अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो अर्थ है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई। और आज उसका जिस तरीके से, आज उसकी जो क्रस्ट है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, वो जो आज का प्रेजेंट क्रस्ट है और आज का जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, क्या वो जब प्लेनेट का निर्माण हुआ था, अर्थ का निर्माण हुआ था, क्या वो लिथोस्फीयर या जो क्रस्ट थी, या एटमॉस्फेयर था, क्या वो उसी तरीके से था कि नहीं था। तो आज इन सभी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर कौन सा पार्ट सॉलिड है, कौन सा पार्ट लिक्विड है, कौन सा पार्ट गैसियस है, ये किस तरीके से हमें ये पता चला। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्सेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्स से हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट सोर्स में हमें 2-3 चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है। जैसे हम डीप माइनिंग ड्रिलिंग करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, इसके अलावा वॉल्केनो, देखिए जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उस वॉल्केनिक इरप्शन से भी हमें ये पता चल जाता है कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो जो चीज़ें अर्थ पे आ जाती हैं, उनको जब स्टडी की जाती है तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि अर्थ के अंदर है क्या। इसके अलावा इनडायरेक्ट सोर्सेज से भी हमें ये पता चलता है कि अर्थ के अंदर कौन सी जगह पे सॉलिड है, कौन सी जगह पे लिक्विड है। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे अर्थक्वेक हो गया। ठीक है, अर्थक्वेक हो गया। इसके अलावा अर्थक्वेक के अलावा अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिज्म से भी हमें ये पता चलता है। और जो ग्रेविटी एनोमली होती है, उससे भी हमें ये पता चल जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अर्थ कैसे बनी, अर्थ की जो डिफरेंट लेयरिंग है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई, अर्थ का लिथोस्फीयर किस तरीके से बना, और अर्थ का जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि अर्थ का जो आज का एटमॉस्फेयर है, आज का जो क्रस्ट है, वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब शुरू में प्लैनेट्स बने, ठीक है, शुरू में क्या बने, मैंने बोला था आपको प्लैनेट्स बने। प्लैनेट में हमारी अर्थ भी है। ठीक है, और धीरे धीरे जिस तरीके से यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा था, उस एक्सपेंड के दौरान क्या हो रही थी, कूलिंग होती जा रही थी। तो जब कूलिंग होती जा रही थी, डिफरेंट जो डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन के कारण और ग्रेविटेशन डिफ्रेंसिएशन के कारण जो हैवी मेटल थे वो धीरे धीरे अर्थ के कोर में आने लग गए। तो हैवी मेटल यहाँ आने लगे और जो लाइटर मेटल थे वो बाहर आने लगे। ठीक है, वो बाहर आने लगे और उनसे हमें क्रस्ट देखने को मिल गई। ठीक है, उसके साथ साथ जब ये देखिए हैवी मैटर अंदर जाता रहा, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो अर्थ के अंदर से जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उससे गैसेस निकली, तो वो डिफरेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में आ गई। तो वो जो उस टाइम पे देखिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस टाइम की, जब अर्थ का निर्माण हो रहा था, अर्थ का क्रिएशन हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पे किस तरीके से डिफरेंट लेयरिंग ऑफ द अर्थ हुई।
तो हैवी मेटल मैंने कहा अंदर गए, हैवी मेटल अंदर गए तो यहाँ से क्या हो रहा था, कूलिंग हो रही थी। तो कूलिंग किस तरीके से होती है, यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, तो जो हीट थी वो बाहर निकल रही थी। जब हीट बाहर निकल रही थी तो उसके साथ डिफरेंट गैसेस भी निकल रही थी। और उस टाइम पे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था ना वो बहुत ज़्यादा थिन था, बहुत ज़्यादा पतला था, यानी कि बहुत कम गैसेस थी अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो उस टाइम पे जो मेनली गैसेस थी वो यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। CO2 उस टाइम पे मेनली गैस थी। उस टाइम पे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा था, और मीथेन और नाइट्रोजन, ये सॉरी मीथेन और अमोनिया आपको दिखेगा उस टाइम पे। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं प्राइमोर्डियल क्रस्ट की बात कर रहे हैं। प्राइमोर्डियल क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्राइमोर्डियल मतलब उस टाइम का जब अर्थ का निर्माण हो रहा था, उस टाइम पे चीज़ें किस तरीके की थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये गैसेस बाहर निकली। तो मेनली जो गैसेस थी, मैंने क्या बोला, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन है। आज की डेट में अगर आप देखोगे कि तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, और उसके बाद ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। बट जब अर्थ स्टार्टिंग फेज में था, जब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था स्टार्टिंग फेज में जब इसका निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी वो बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर थी, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइमोर्डियल क्रस्ट या प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा थी, CO2 सबसे ज़्यादा थी, या कौन सी गैसेस पाई जाती थी, तो आपको CO2, मीथेन और वाटर वेपर का अगर ऑप्शन आएगा तो इन पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा थी नहीं, ये चीज़ आपने समझ ली, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास दो चीज़ें हो गई। एक तो यहाँ पे देखोगे आप कि एक क्रस्ट बन गई हमारी, प्राइमोर्डियल क्रस्ट बोलेंगे। उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर बन गया। उस एटमॉस्फेयर में हमें डिफरेंट गैसेस देखने को मिलेगी। CO2 हो गया, वाटर वेपर हो गया, एंड मीथेन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हैवी मेटल मैंने बोला अंदर आ गए। हैवी मेटल में जैसे आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है, निकिल हो गया, ये हैवी मेटल अंदर आ गए। उसके बाद क्रस्ट बन गई। अब धीरे धीरे जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो यहाँ से अंदर से जो टेम्परेचर था, अंदर से वॉल्केनिक इरप्शन था, वो बाहर आता गया, और धीरे धीरे अर्थ कूल डाउन होती हुई। तो यहाँ पे देखोगे आप वाटर वेपर है, ठीक है। तो ये वाटर वेपर जब ऐसे ऊपर उड़ा, जब ये बाहर आया, ठीक है, तो ये जैसे जैसे अर्थ कूल हुई तो इसमें क्या हो गया, वाटर वेपर कंडेंस हो गया। वाटर वेपर क्या हो गया, कंडेंस हो गया। और बहुत वाटर वेपर ये बहुत टाइम तक आता रहा, कूल होता रहा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, किसका, वाटर वेपर का। जब ज़्यादा ही हैवी कंडेंसेशन हो गया तो आपको यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगा, आपको रेनफॉल देखने को मिला उस टाइम पे, ठीक है। जब हैवी रेनफॉल हुआ, हैवी रेनफॉल होने से क्या हुआ, जो वाटर वेपर था वो अगेन, क्योंकि देखिए हैवी रेनफॉल होने के कारण जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा डिक्रीज होता रहा। फिर टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण दोबारा से जो वाटर वेपर जो बची हुई थी एटमॉस्फेयर में, वो दोबारा से कंडेंस हुई, और फिर दोबारा से यहाँ पे क्या बनी, यहाँ पे आपके क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और फिर जाके दोबारा से क्या हुआ, फिर ये रेनफॉल इस तरीके से होती रहती है 1000 ऑफ ईयर तक रेनफॉल होती रहती है। साथ साथ में आपको पता है जैसे CO2 हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये अगर एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट टेम्परेचर देखिए डाउन कैसे हुआ, क्योंकि वाटर वेपर तो कंडेंस हो गई तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। साथ साथ में CO2 क्या हुआ, जब वाटर, जब ये देखिए इस तरीके से जब प्रेसिपिटेशन हुआ, जब रेनफॉल हुई, तो ये CO2 क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। CO2 क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। तो CO2 डिजॉल्व होने से जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस थी, जो ये CO2 थी, ये भी डिजॉल्व हो गई, तो और ज़्यादा क्या हो गया, फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और फिर टेम्परेचर इतना हो गया सो डैट कि हम यहाँ पे जो अर्ली लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस हो पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से चीज़ें होती गई उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, जब 1000 ऑफ ईयर तक बारिश होती गई, तो जो अपना जो ये अर्थ के जो डिप्रेशन रे होंगे, या जो यहाँ पे जो ये क्रस्ट है, इस यहाँ पे कुछ डिप्रेशन होंगे, उन डिप्रेशन में पानी भर गया, और इस तरीके से भर गया कि आपको देखने को मिलेगा कि चारों तरफ पानी भर गया। आपको देखने को मिलेगा कि चारों तरफ अर्थ के यहाँ पे, अर्थ क्रस्ट के यहाँ पे हमको पानी देखने को मिला। समझ गए आप, ये पानी देखने को मिला। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो अपनी अर्थ थी, जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें थी, क्रस्ट थी, उसके ऊपर यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा, और ये 1000 ऑफ ईयर तक ये बारिश होती हुई आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद होता है क्या है, ये देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कोर है,
ये कोर है अर्थ का, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने क्या बोला कि यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, उस टाइम पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मैग्मा भी कहेंगे, ठीक है। मैग्मा जब ऊपर आता है तो उसे हम बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। अब देखिए जैसे जैसे ये मैग्मा ऊपर आ रहा था, जैसे जैसे ये मैग्मा ऊपर आ रहा था, तो जो ये अर्थ की प्राइमोर्डियल क्रस्ट थी, अर्थ की, एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, प्राइमोर्डियल क्रस्ट, जो अर्थ की प्राइमोर्डियल क्रस्ट थी वो क्या होने लगी, इसका ये प्राइमोर्डियल क्रस्ट यहाँ से गायब होने लगी। गायब कैसे होने लगी इसको मैं बता देता हूँ। तो जो ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मैग्मा का जो इरप्शन हुआ, तो उससे क्या हुआ, ये यहाँ पे जो बसाल्ट निकला, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से ये बसाल्ट लावा निकला। तो ये क्या हुआ, ये प्राइमोर्डियल क्रस्ट थी इस पे चिपका, ठीक है, इस पे चिपका, और इसको क्या करता गया, स्ट्रिप्ड ऑफ करता गया। स्ट्रिप्ड ऑफ मतलब इसको घटाता गया, इसको हटाता गया, और इसकी जगह बसाल्टिक लेयर बनती गई। इसकी जगह क्या, जो प्राइमोर्डियल क्रस्ट था इसकी जगह क्या, बसाल्टिक क्रस्ट बनती गई, नई बसाल्टिक क्रस्ट बनती गई। तो अब हमको देखने को मिला कि जो ये प्राइमोर्डियल क्रस्ट थी ये गायब होती गई, और इसकी जगह एक नई क्रस्ट बन गई जिसे हम बसाल्टिक क्रस्ट कह रहे हैं, या अब नई ओशनिक क्रस्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। तो कैसे हुआ एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए कोर से ये मैग्मा निकला, और ये यहाँ पे आपको बसाल्ट ऊपर आता हुआ दिखेगा। फिर ये इस पे अटैच होता गया, और बसाल्ट से एक नई क्रस्ट बन गई जिसे हम न्यू ओशनिक क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती हुई, अब ये देखो कैसे होता है। देखिए आप सभी को पता है जो रॉक है वो रॉक मिनरल से बनती है, और मिनरल किससे बनते हैं, एलिमेंट से बनते हैं। तो जो मैग्मा है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैग्मा ओलिवाइन मिनरल्स होता है उससे बनता है। तो ओलिवाइन मिनरल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिलिका की क्वालिटी है, देखिए सिलिका की क्वालिटी है कि वो लाइटर होता है, हल्का होता है, विस्कस होता है, ठीक है, विस्कस होता है मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और फ्लूइडिटी मतलब वो फ्लूइड क्या होता है, मतलब फ्लूइडिटी उसकी क्या होती है, कम होती है। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि सिलिका की जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि ओलिवाइन जो मिनरल था उसमें कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे थे आपको, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिका हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सिलिका इनमें से सबसे ज़्यादा क्या है, लाइटर है। तो जो जितना लाइटर होगा, जो जितना हल्का होगा वो ऊपर आएगा, मैग्मा जब ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, और साथ साथ में हल्का फुल्का आयरन और मैग्नीशियम भी इसके साथ ऊपर आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ये ऊपर आते हैं तो इनमें मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन होता है। मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वो मैं आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपल ये समझ लीजिए मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से रॉक का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जब रॉक ऊपर आती है ना, जब ये मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन होता है तो अपर मेंटल में यहाँ पे मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर और ज़्यादा ऊपर मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन होते रहते हैं। तो मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन की वजह से ओलिवाइन के बाद गैब्रो रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं। हमें क्या मिलती है, गैब्रो रॉक्स देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें सिलिका का कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर आते रहेंगे तो सिलिका सबसे ज़्यादा ऊपर आता रहेगा। सिलिका जैसे जैसे ऊपर आता रहेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ती रहेगी, मतलब डेंसिटी बढ़ती रहेगी। और क्योंकि ये लाइटर है तो लाइटर की वजह से ये हल्का है, तो ये सबसे ऊपर, जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आता रहेगा तो सिलिका भी ऊपर ऊपर आता रहेगा। तो फिर गैब्रो थोड़ा सा क्या हुआ, जब मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन हुआ तो डेंसिटी बढ़ी, तो फिर हमें गैब्रो रॉक्स देखने को मिले, ठीक है। तो मिनरल से हमें गैब्रो रॉक देखने को मिले, तो ओलिवाइन से फिर उसके बाद हमें गैब्रो रॉक देखने को मिले। फिर थोड़ा सा ये मैग्मा ऊपर जाएगा, दोबारा से मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन होगा, और फिर उस वजह से क्या होगा, पेरिडोटाइट रॉक हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, पेरिडोटाइट रॉक हमें देखने को मिलेगी। फिर जैसे जैसे फिर दोबारा और ऊपर जाएंगे, दोबारा मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर उसके बाद हमें बसाल्टिक लावा या बसाल्टिक रॉक हमें देखने को मिलेगी। तो इस वजह से मैंने बोला था कि जो ये क्रस्ट थी ना, प्राइमोर्डियल क्रस्ट, इस पे क्या चिपक गया, बसाल्ट चिपक गया, ठीक है। तो इस वजह से बसाल्टिक, हमारी जो ओशनिक क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, बसाल्ट से बनी हुई है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, तो ये बसाल्ट से बनी हुई है। फिर उसके बाद दोबारा से मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन होगा, दोबारा से ये जब क्रस्ट क्या होती है, जो ये डाइवर्जिंग क्रस्ट है, जब ये कन्वर्जिंग क्रस्ट है, फिर जब वो डाइवर्ज हो जाती है, ये डाइवर्जिंग क्रस्ट है, जब ये कन्वर्ज हो जाती है फिर दोबारा से मेल्ट होके दोबारा से ये फिर क्या होता है, मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर क्या बनती है, ग्रेनाइट बनती है,
और फिर एंडेसाइट रॉक बनती है। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल चलता रहता है। अब कैसे है, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हमने समझ लिया हमारी न्यू क्रस्ट बन गई ओसेनिक क्रस्ट, जो कि क्या थी, बसाल्टिक क्रस्ट थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए जैसे जैसे कोर से क्या हुआ, ये निकला। ठीक है, ये नई बसाल्टिक क्रस्ट बन गई। अब जब ये न्यू बसाल्टिक क्रस्ट बन गई, मैं यहाँ पे ज़रा लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे अपनी नई बसाल्टिक जो प्राइमोर्डियल क्रस्ट थी वो गायब हो गई और उसकी जगह अब क्या आ गई, बसाल्टिक क्रस्ट आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, बसाल्टिक क्रस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जो ये बसाल्टिक क्रस्ट है, ठीक है, ये जो बसाल्टिक क्रस्ट है, आप देखोगे ये बसाल्टिक जो क्रस्ट है, ठीक है, ये विस्कस है एज़ कम्पेयर टू द जो पेरिटाइट रॉक थी और गैब्रो रॉक थी, उससे ज़्यादा विस्कस है ये। ठीक है, इसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है। तो ये फिर ये यहाँ पे हो रहा है डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज मतलब दूर जा रहा है। अब कन्वर्ज मतलब ये इस तरीके से नीचे आ रहा है। ठीक है, कन्वर्ज हो रहा है मतलब दूसरी प्लेट के नीचे जाएगा ये। ठीक है, दूसरी प्लेट के नीचे ये सबडक्ट हो रहा है, यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से आया तो ये यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ। ठीक, डाइवर्जेंस मतलब दूर गई और फिर ये दूर जाते 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 दो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हुआ, फिर इस तरीके से जाते 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 ये एक जगह पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जो हैवी प्लेट होती है वो लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो ओसेनिक क्रस्ट होती है, ये ओसेनिक क्रस्ट होती है वो थोड़ा हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, याद रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये दो ओसेनिक क्रस्ट है, तो एक ओसेनिक क्रस्ट सपोज भारी थी तो वो उसके नीचे क्या हो गए, सबडक्ट हो गए। जब देखिए सबडक्शन होता है ना, तो फिर ये जब प्लेट काफ़ी नीचे जाती है अर्थ के, तो उसके बाद वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद ये जो प्लेट है वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, और मेल्ट होने के बाद क्या होता है, फिर ये जो मैग्मा होता है वो फ्लूइड हो जाता है। फिर ये फ्लूइड होने की वजह से ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, फिर ये इस जो ओसेनिक क्रस्ट थी इसको भी क्या कर देता है, तोड़ देता है। इसको भी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अब क्योंकि मैंने कहा था, क्योंकि जो ये मैग्मा है इसमें सिलिका की क्वांटिटी ज़्यादा है और सिलिका की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण ये एक लाइटर है तो ये और ऊपर जाएगा, और साथ साथ में ये क्या है, विस्कस है। अब देखो विस्कस से मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो जब ये ऊपर आएगा ना तो ये बड़ी तेज़ी से आएगा और बड़ी तेज़ी से क्या होगा, एक्सप्लोड होगा। और ये इस क्रस्ट को भी, ये ओसेनिक क्रस्ट को भी तोड़ के इस समंदर से भी ऊपर निकल के इस तरीके से वॉल्केनिक आर्क बनाएगा। इस तरीके से ये क्या बनाएगा, वॉल्केनिक आर्क बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बनाएगा, वॉल्केनिक आर्क बनाएगा। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट वॉल्केनिक आर्क देखने को मिलेंगे डिफरेंट वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे जहाँ पे सबडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो वॉल्केनिक आर्क बना दी। अब जब इन्होंने वॉल्केनिक आर्क बना दी, ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरी जो प्लेट होगी उसका भी सबडक्शन हो रहा होगा दूसरी प्लेट के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे भी वॉल्केनिक आर्क बन गई। ठीक है, इस तरीके से वॉल्केनिक आर्क। अब क्या होता है, जो ये वॉल्केनिक आर्क थी ना, इनका क्या होता है, ठीक है, वेदरिंग होती है, वेदरिंग एंड इरोजन होता है। और ये वेदरिंग एंड इरोजन होने के कारण क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होंगे, ये सेडिमेंट्स इस तरीके से गिर जाएंगे और बहुत टाइम बाद, ये देखिए ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर तक होती जा रही हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर तक ये जो सेडिमेंट्स है यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे। फिर इकट्ठे होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्क्वीज होंगे आपस में और फोल्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से फोल्डिंग हो जाएगी, तो ये सेडिमेंट फोल्ड होते जाएंगे और इस तरीके से ये हमें फोल्ड माउंटेन बनाते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट जो अर्थ वर्ल्ड में डिफरेंट जहाँ पे भी सबडक्शन होता है वहाँ पे आपको वॉल्केनिक आर्क देखने को मिलेगा और साथ में फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल भी बता देता हूँ सो डैट कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। अब कैसे बताऊँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एंडीज़ का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये है यहाँ पे आपका, ये इस तरीके से, ये आपका ये साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका इस तरीके से साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया। अब क्या होता है ना कि ये है साउथ अमेरिकन,
प्लेट, देखिए हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्टडी हम तब करेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मैं फ़िलहाल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, और यहाँ पे है नाज़का प्लेट, यहाँ से नाज़का प्लेट आपको देखने को मिलेगी। अब जो ये नाज़का प्लेट है ना, इस तरीके से ये नाज़का प्लेट है, ठीक है, इस तरीके से मैं ये नाज़का प्लेट बना देता हूँ। और ये नाज़का प्लेट इस साउथर्न अमेरिकन प्लेट के नीचे क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है, ठीक है। तो सबडक्शन की वजह से मैंने क्या बोला था कि इस तरीके से वॉल्केनिक आर्क बनेंगे, ठीक है, वॉल्केनिक आर्क बनेंगे और साथ साथ में फोल्ड माउंटेन बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, जब यहाँ पे आपको देखोगे जो फोल्ड माउंटेन यहाँ पे बने हुए हैं इस तरीके से एंडीज़ माउंटेन चेन आपको देखने को मिलेगी, एंडीज़ माउंटेन चेन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके ठीक पीछे यहाँ पे देखिए आगे तो फोल्ड माउंटेन आ गया, जो एंडीज़ है, ये एंडीज़ माउंटेन देखने को मिलेगा आपको, एंडीज़, ठीक, एंडीज़ माउंटेन देखने को मिलेगा। और इसके पीछे डिफरेंट वॉल्केनिक आर्क आपको देखने को मिलेंगे, इसके पीछे डिफरेंट वॉल्केनिक आर्क आपको देखने को मिलेंगे, जैसे माउंट कोटापाक्सी हो गया, कोटापैक्सी हो गया, ठीक है, ये इक्वेडर में है। माउंट चिम्बराजो हो गया, चिम्बोराजो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको माउंट एकांकागुआ मिलेगा, ठीक है, इसी तरीके से आपको माउंट एकांकागुआ मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे ओजस सलाडो मिलेगा, ओजस डेल सलाडो मिलेगा, सलाडो, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी कि किस तरीके से हमारा अर्थ क्रस्ट बना। और देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा देखिए ओशनिक क्रस्ट भी बन गया, इस तरीके से आपने देखा होगा हमारा न्यू ओशनिक क्रस्ट भी बन गया, और साथ साथ में हमारा यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए एटमॉस्फेयर, देखिए ये तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। बट हमारा एटमॉस्फेयर का निर्माण किस तरह, ये हमने बात करी क्रस्ट की बात करी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन किस तरह, आज का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर की तरह था कि नहीं था। तो अब बात करते हैं इस चीज़ की। तो हमने प्राइमोर्डियल क्रस्ट आज की क्रस्ट कैसे बनी उसकी बात हमने कर दी। अब प्राइमोर्डियल जो एटमॉस्फेयर था, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, वो आज का एटमॉस्फेयर किस तरीके से बना उस चीज़ की बात करते हैं। तब जब देखिए क्या हुआ, जब देखिए बहुत टाइम तक जब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत टाइम तक जब ये ओशियन बनता गया ना, बहुत टाइम तक जब यहाँ पे ओशियन बनता गया, तो ओशियन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हुए, ओशियन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हुए, और उस केमिकल चेंजेस की वजह से जो इनएनिमेट मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स थी वो कुछ इस तरीके से डेवलप हुई, उनमें कुछ इस तरीके से केमिकल चेंजेस हुए, वो ऑर्गेनिक मैटर में बदल गए, वो किस में बदल गए, ऑर्गेनिक मैटर में बदल गए, और वो जो ऑर्गेनिक मैटर था वो लिविंग बींग्स में बदल गए। और सबसे पहले फिर उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी का निर्माण हुआ, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का निर्माण होते होते फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, हमारे ओशन के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। तो 1000 ऑफ ईयर तक फोटोसिंथेसिस होते गया। अब देखिए जो सबसे पहले जो लाइफ थी ना वो बहुत सालों तक ओशन के अंदर ही हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो लाइफ थी वो ओशन के अंदर ही हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आपको देखने को मिलेगा, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद हमें बहुत टाइम तक फोटोसिंथेसिस होता गया। फोटोसिंथेसिस होने के बाद धीरे धीरे करके फोटोसिंथेसिस जब मिलियन ऑफ ईयर तक होता गया, तो फिर बहुत सारी जो ऑक्सीजन थी, बहुत सारी जो ऑक्सीजन क्रिएट हुई, वो ऑक्सीजन ओशन के बाहर निकल गई। और वो जब ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, और फिर जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो फिर धीरे धीरे और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता गया और बहुत सारे लिविंग क्रिएचर हमें देखने को मिले, ठीक है। तो ये किस तरीके से हुआ, किस तरीके से ये जर्नी उस प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर से आज के एटमॉस्फेयर में दिखी, वो हम थोड़ा सा अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ये लाइन है ना, इस लाइन से नीचे है प्री कैम्ब्रियन इरा, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन इरा, और यहाँ से हो जाता है कैम्ब्रियन इरा स्टार्ट। अब इसके बारे में बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या क्या है। देखिए जो सबसे बड़ा जो टाइम स्केल होता है वो होता है ईओन, उसके बाद होता है इरा, उसके बाद होता है पीरियड, उसके बाद होता है इपोक, फिर उसके बाद होता है एज या ईयर, और ठीक है ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे कौन कौन से इयोन था, कौन कौन से इरा था, कौन कौन से पीरियड थे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। अब ये देखिए प्री कैम्ब्रियन इरा था, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन इरा था, तो यहाँ पे देखिए
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, ठीक है, मैंने बताया था 13.7 बिलियन ईयर एगो हुआ था, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जहाँ पे बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द सन हुआ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द सन हुआ। और उसके बाद देखिए प्री कैम्ब्रियन ईरा में, प्री कैम्ब्रियन ईरा में, ठीक है, 3800 से लेकर 4800 मिलियन तक, यहाँ पे आपको देखेंगे इस बीच में क्या हुआ। देखिए ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स जो फॉर्म हुए, ठीक है, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। और ओशियन एंड कॉन्टिनेंट किस तरीके से फॉर्म हुए वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। देखिए ओशियन एंड एटमॉस्फेयर आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। उस टाइम पे क्या था, जो ओशन और एटमॉस्फेयर था वो किससे रिच था, कार्बन डाइऑक्साइड से रिच था। मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो CO2 उसमें ज़्यादा थी, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मैंने क्या बोला था कि बहुत टाइम तक ये चीज़ चलती रही। उसके बाद जो केमिकल चेंजेस हुए, फिर ऑर्गेनिक मैटर, फिर यूनिसेलुलर, सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हमको देखने को मिला, ये देखिए। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी मिली, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी मिली। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस होता गया और फिर उसके बाद ऑक्सीजन बढ़ती गई, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखिए जो इरा है वो 3 इरा आपको हमेशा याद करने हैं। 3 इरा, एक है पैलेयोजोइक, पैलेयोजोइक मतलब सबसे पहले का, पैलियो मतलब पुराना, ओल्ड, ठीक है। तो पैलेयोजोइक, फिर मीसोजोइक मतलब बीज का, और फिर काइनोजोइक, ठीक है, इसके बाद काइनोजोइक हो जाएगा। तो ये 3 एरा आपको याद रखना है। इसे सीनोजोइक भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे काइनोजोइक लिखा हुआ है तो आप इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं। सीनोजोइक भी कहीं कहीं बोल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पैलियो मतलब पुराना, मीसो मतलब बीज का, और काइनोजोइक मतलब आज का। अब पैलियोजोइक ईरा में हमें 5 पीरियड देखने को मिलते हैं, 5 पीरियड हमें देखने को मिलते हैं, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, फिर सिल्यूरियन, फिर डिवोनियन एंड फिर कार्बोनीफेरस, ठीक है, कार्बोनीफेरस। अब देखिए कैम्ब्रियन ईरा में क्या हुआ, उस टाइम पे कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी। मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो लाइफ थी ना वो कहाँ पे थी, वो ओशन के अंदर सबसे पहले लाइफ थी, ठीक है। तो सबसे पहले मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हमें देखने को मिले, ठीक है। उस टाइम पे टेरेस्ट्रियल में कोई लाइफ नहीं थी, ठीक है। फिर ऑर्डोविशियन जब पीरियड आया तो उस टाइम पे हमें फर्स्ट फिश हमको देखने को मिली, ठीक है। अब हमें इतना प्रिसाइजली याद रखने की ज़रूरत है नहीं कि कौन कितने मिलियन ईयर एगो की बात है, ये क्या है, हमें इस तरीके से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें थोड़ा एक ओवरव्यू तो होना ही चाहिए, और ये पीरियड्स तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको याद होने। फिर उसके बाद देखिए सिल्यूरियन एज में फर्स्ट ट्रैक ऑफ लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे लाइफ बहुत बाद में आई, और अब कब आई, तो आपको याद रखना है कि सिल्यूरियन पीरियड था, इस सिल्यूरियन पीरियड में, ठीक है, इस सिल्यूरियन पीरियड में आपको फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन द लैंड देखने को मिलेगा, जो कि प्लांट हमको देखने। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि यार फर्स्ट टाइम पे जो कौन से पीरियड में आपको लाइफ देखने को मिलती है फर्स्ट टाइम लैंड पे, तो आप बोलेंगे सिल्यूरियन पीरियड में, ठीक है। उसके बाद डिवोनियन पीरियड में हमको एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। फिर हमें उसके बाद डिवोनियन हो गया, फिर कार्बोनीफेरस हो गया। कार्बोनीफेरस में हमें फर्स्ट रेप्टाइल्स मिले। रेप्टाइल्स का मतलब समझ तो, जैसे लिजार्ड हो गया, ठीक है, स्नेक हो गया, जो रेंग के चलते हैं रेप्टाइल्स उन्हें बोलते हैं, ठीक है। फिर परमियन पीरियड हो गया। तो परमियन पीरियड में हमें रेप्टाइल डोमिनेंट रिप्लेस एम्फीबियंस, ठीक है। तो परमियन पीरियड में क्या हुआ कि एम्फीबियंस को डोमिनेट कर दिया, किसने, रेप्टाइल्स ने डोमिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मीसोजोइक एरा में हमें 3 पीरियड देखने को मिलते हैं, एक ट्राइसिक, एक जुरासिक एंड क्रेटेशियस, ठीक है। फिर उसमें देखते हैं हम ट्राइसिक पीरियड में फ्रॉक्स एंड टर्टल देखने को मिलते हैं। जुरासिक वो एज है जहाँ पे हमें डायनासोर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जुरासिक वो एज है जहाँ पे हमें डायनासोर देखने को मिलेंगे। और क्रेटेशियस पीरियड में क्या हो गया था, जो डायनासोर था उनका एक्सटिंक्शन हो गया था, मतलब वो बिल्कुल गायब हो गए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए काइनोजोइक की बात करते हैं। काइनोजोइक में 2 पीरियड हैं, ठीक है, एक क्वाटरनरी पीरियड हो गया और एक टर्सरी पीरियड हो गया। ये देखिए इससे ऊपर वाली चीज़ें तो आपको याद रखनी है कि कौन सा ईरा था, कौन सा पीरियड था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो काइनोजोइक या सीनोजोइक पीरियड में क्वाटरनरी और टर्सरी आपको पीरियड देखने को मिलेगा। तो टर्सरी पीरियड में आपको 5 एपॉक देखने को मिलेंगे। तो टर्सरी पीरियड में 5 एपॉक कौन से थे, ठीक है, पैलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन एंड पैलियोसिन, ठीक है।
ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग अलग अलग है, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंस में एक जैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पैलियोसीन हो गया, इयोसीन हो गया, ओलिगोसीन हो गया, मियोसीन हो गया एंड पैलियोसीन हो गया। तो ये कब कब थे, ये चीज़ें अपनी याद रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर आप ध्यान में रखिए कि ये चीज़ें थी, ये इपोक थे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है आज की डेट में क्वाटरनरी पीरियड। तो क्वाटरनरी पीरियड में दो चीज़ें थी, एक थी होलोसीन और एक है प्लेइस्टोसीन। ठीक है, तो प्लेइस्टोसीन क्या है, 10,000 से 2 मिलियन के बीच की बात है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आज का मॉडर्न मैन होलोसीन पीरियड में। तो हम होलोसीन पीरियड में, होलोसीन एपोक में अभी रह रहे हैं। ठीक है, होलोसीन एपोक में अभी हम रह रहे हैं। तो अगर आपसे बोलेंगे कोई कि आप होलोसीन एपोक में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, तो आपको बोलना हाँ जी हम होलोसीन एपोक में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो ये देखिए, जो ये पैलियोसीन है, इयोसीन है, ठीक है, और पैलियोसीन है, इस टाइम पे माउंटेन्स वगैरह का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, तो माउंटेन्स वगैरह, जब मैं फोर्ट माउंटेन्स की बात करूँगा ना, जब हम यहाँ पे हिमालय माउंटेन्स की बात करेंगे ना, तब ये एपोक हमें देखने को मिलेंगे कि किस किस टाइम पे कौन कौन से ग्रेट हिमालयस कब बने, मिडिल हिमालयस कब बने और शिवालिक्स कब बने। तो उस टाइम पे इन एपोक को हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होंगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी हम पढ़ते हैं चीज़ों को, बहुत अच्छे से हम चीज़ों को पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है हमारी बहुत अच्छे से बन जाती है। ठीक है, और इन लेक्चर को मैं थोड़ा लंबा इसलिए भी बना रहा हूँ ना, क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ये जो 10 लेक्चर तक शुरू के आएंगे ना, वो थोड़ा सा लंबे होंगे, क्योंकि उनमें जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना ज्योग्राफी की, वो जब एक बार आपकी हो जाएगी ना, फिर आप तो जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर कर लोगे। फिर जो इंडियन ज्योग्राफी जब आएगी ना, वहाँ पे आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी कवर करते जाओगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ बता देंगे। जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे चीज़ों को बहुत आसानी से और आराम से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने ये बताया था आपको कि देखिए, मैंने बताया था कि अब अर्थ के अंदर हमें कैसे पता चला, अर्थ के अंदर हमें कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर यहाँ पे मेंटल है, क्रस्ट है, कोर है, वहाँ पे क्रस्ट किस तरीके से है, जो हमारी मेंटल है वो लिक्विड है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, जो इनर कोर है वो सॉलिड है, किस तरीके से पता चला। तो मैंने कैसे क्या बताया था आपको, दो सोर्सेस बताए थे, एक डायरेक्ट सोर्स और एक इनडायरेक्ट सोर्स। तो इनडायरेक्ट सोर्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, वहाँ पे मैंने बात करी थी वहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक से हमें ये पता चलता है, अर्थक्वेक जो सेस्मिक वेव्स होती है ना, उस सेस्मिक वेव्स से हमें ये पता चलता है कि अर्थक्वेक, सेस्मिक वेव्स से हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे सॉलिड है अर्थ के अंदर, कहाँ पे लिक्विड है, क्योंकि डिफ्लेक्शन होता रहता है। और जब सॉलिड होते हैं, जब सॉलिड से वेव्स गुजरती है, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब वहाँ पे सॉलिड होगा, वेलोसिटी कम का मतलब वहाँ पे लिक्विड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ें पता चली कि अर्थ के अंदर किस किस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब देखिए, जब अर्थक्वेक आता है, तो जहाँ से अर्थक्वेक आता है, देखिए फॉल्ट होते हैं। जब दो प्लेट आपस में टकराती है ना, ये जो प्लेट वाली चीज़ें कह रहा हूँ ना मैं, ये सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो जो आने वाला लेक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो जब दो प्लेट आपस में क्या होती है, आपस में इस तरीके से जाती है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जो होती हैं उनकी आपस में टकराती है, तो इस तरीके से फॉल्ट का क्रिएशन होता है। और उस फॉल्ट में कभी कभी इस तरीके से चीज़ें हो जाती है कि वहाँ से अर्थक्वेक निकलता है। ठीक है, तो फोकस मतलब जहाँ से अर्थक्वेक का निर्माण हो रहा है, जहाँ से अर्थक्वेक यहाँ से क्रिएट हो रहा है। फिर उसके ठीक ऊपर, ठीक परपेंडिकुलरली सरफेस पे आपको एपिसेंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि जहाँ से अर्थ का क्रिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, और उसके ठीक परपेंडिकुलरली सरफेस पे उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर हम कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जब अर्थक्वेक होता है तो उसमें अलग अलग सी वेव्स निकलती हैं। तो दो प्रकार की वेव्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक तो होती है बॉडी वेव्स, ठीक है, एक होती है बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स। ठीक है, दूसरी होती है सरफेस वेव्स। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बॉडी वेव्स होती क्या हैं और सरफेस वेव्स होती क्या हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया कि बॉडी वेव्स क्या होती हैं और सरफेस वेव्स क्या होती हैं। तो देखिए, जो बॉडी वेव्स होती हैं, तो बॉडी वेव्स में दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, बॉडी वेव्स में दो चीज़ें आती हैं, एक होगी पी वेव्स, ठीक है, और दूसरी होती है एस वेव्स।
और जो सरफेस वेव होती हैं वो उसमें आती है एल वेव्स, एल वेव मतलब लव वेव हो गया और रेले वेव हो गया, ठीक है। ये दोनों सरफेस वेव के अंदर आती है और ये दोनों बॉडी वेव्स के अंदर आएंगे, ठीक है। अब पी वेव की बात करें, देखिए जैसे अर्थ निकलता है, जैसे देखिए जैसे अर्थक्वेक जैसे आया, अर्थक्वेक आया तो अर्थ के बॉडी के अंदर से कुछ वेव्स निकलती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वेव्स ट्रेवल करती है बॉडी के अंदर से उसे हम पी वेव कहते हैं, उसे हम पी वेव कहते हैं। फिर जब ये टकराती हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास एस वेव्स आ जाती हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास बॉडी वेव्स आ जाती हैं, सॉरी हाँ सरफेस वेव आ जाती हैं। ये बॉडी वेव है क्योंकि ये दोनों बॉडी वेव है क्योंकि अर्थ के अंदर से निकल रही है, अर्थ की बॉडी के अंदर से निकल रही है। उन्हें सरफेस वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो क्रस्ट के सरफेस से ये गुजरती हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये पी वेव्स हैं। अब पी वेव्स की क्या खासियत होती है, देखिए जो पी वेव्स होती हैं वो लाइक का साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है। जो पी वेव्स है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से ही ट्रेवल करती है, ठीक है। जो पी वेव्स होती हैं वो लाइक पी वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरीके से होती है बता देता हूँ। ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। अब देखिए पी वेव्स में क्या होता है ना, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि वेव की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही, प्रोपोगेशन यही हुआ, ठीक है। और दूसरा होता है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन की वो किस तरीके से है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, या हम पी वेव्स की बात करें तो इसमें क्या होता है ना, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है उसी के पैरेलल में जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही पैरेलली आपस में आगे बढ़ रही हैं। तो उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है कहीं पे कंप्रेशन हो जाता है और फिर कहीं पे देखिए कंप्रेशन होता है, ठीक है, कंप्रेशन होता है फिर एक्सपेंशन होता है। देखिए यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है फिर एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है। जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं, जब इस तरीके से चीज़ें होती है तो हम उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, उस तरीके से चीज़ें होती है तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इसके अलावा जो भी चाहे वो एस वेव हो, रिले वेव हो, लव वेव हो, वो उनमें इन तीनों में एक ही जैसा प्रोपोगेशन होता है। कैसे, देखिए इन तीनों में क्या होता है, एस वेव, रिले वेव एंड लव वेव में क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इसके परपेंडिकुलर में वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। तो आपने सपोज, अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सपोज आपने यहाँ पे इस तरीके से रस्सी बांधी, तो रस्सी को आप जहाँ पे झटकाएंगे ना इस तरीके से, तो उसमें इस तरीके की लहरें बनती जाएंगी, इस तरीके की लहरें बनती जाएंगी। तो इसी को ही हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, इस तरीके से हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव। तो जो एस वेव होती है, अब एस वेव के बारे में पढ़ते हैं। एस वेव सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल हो पाती है, ठीक है, एस वेव सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल हो पाती है, इन्हें ट्रांसफर वेव भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए सरफेस वेव, ये दोनों सरफेस वेव है। ये जो सरफेस वेव होती है दोनों ही मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव कौन सी होती है, ये आपकी सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव होती है। भले ये कम हमको देखने को मिलती हैं, ये कम हमको देखने को मिलती है, बट जब भी आएंगी ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव होती रहेंगी हमें, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जब अर्थ का जो क्रस्ट बना था ना, जो अर्थ का जो डिफरेंट लेयरिंग बनी थी उस टाइम पे, तो सबसे बीच में हो गया ये इनर कोर, उसके बाद बाहर हो गया आउटर कोर, उसके बाद हो गया लोअर मेंटल, फिर उसके बाद अपर मेंटल और फिर क्रस्ट, मतलब 3 लेयर है। एक क्रस्ट हो गया सबसे ऊपर, ठीक है, उसके बाद हो गया मेंटल और उसके बाद कोर हो गया, ठीक है। तो मेंटल को 2 भागों में बांटा हुआ है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और कोर को भी 2 भागों में बांटा है, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर होता है बच्चा वो लिक्विड होता है, और जो इनर कोर होता है मतलब जो मेन कोर होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यार देखो ना, अर्थ के अंदर जैसे हम जाएंगे तो वहाँ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो मेल्ट हो जाएगा, तो चीज़ें लिक्विड होनी चाहिए, बट इनर कोर सॉलिड क्यों है। देखिए टेम्परेचर भले ही वहाँ ज़्यादा है पर जो प्रेशर है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो मटेरियल होते हैं ना वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब देखिए जो क्रस्ट होते हैं, जो क्रस्ट है तो दो प्रकार के क्रस्ट मैंने बताए थे, एक ओशनिक क्रस्ट होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ठीक है। अब जो ओशनिक क्रस्ट होती है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो ओशनिक क्रस्ट की जो एवरेज डेप्थ होती है वो 5 किलोमीटर के आसपास होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो एवरेज डेप्थ होती है वो 30 किलोमीटर के आसपास होती है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेंटल है, मैंने बोला अपर मेंटल, लोअर मेंटल बोला। अपर मेंटल में एस्थेनोस्फीयर होता है, एस्थेनो का मतलब होता है वीक, एस्थेनो का मतलब होता है वीक, ठीक है। तो एस्थेनोस्फीयर जो सोर्स ऑफ मैग्मा चैम्बर भी इसे कहते हैं। फिर उसके बाद कोर होता है, कोर, इनर कोर, आउटर कोर, अभी बताया मैंने। आउटर कोर लिक्विड होता है और इनर कोर में जो हैवी मटेरियल होते हैं जैसे निकल हो गया और आयरन हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ है तो सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर है हमारी क्रस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर है हमारी क्रस्ट। अब क्रस्ट में मैंने क्या कहा, क्रस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक मिनट मैं ज़रा सा देखिए, क्रस्ट में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, ये पानी वाली चीज़ होगी, ठीक है, ये होगी ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। और दूसरी अपनी हो गई ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अब देखिए ओशनिक क्रस्ट की जो डेप्थ होती है ना वो कम होती है, मैंने ये बताया था, जिसकी एवरेज होती है 5 किलोमीटर, ठीक है। और ओशनिक क्रस्ट क्या होती है, हैवी होती है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइटर होता है, ठीक है, हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू ये ओशनिक क्रस्ट। और जो इसकी डेप्थ होती है ना वो एवरेज डेप्थ तो 30 किलोमीटर है, बट जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं उसकी डेप्थ कम से कम 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक चले जाती है, ठीक है। उसकी डेप्थ 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक चली जाती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होता है, 100 किलोमीटर तक मैंने बता दिया क्रस्ट हो जाती है कभी कभी। फिर 100 किलोमीटर के नीचे 400 किलोमीटर तक आपको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा, लिखा है क्या, हाँ, एस्थेनोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा 400 किलोमीटर तक, ठीक है। 400 किलोमीटर डेप्थ तक आपको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा। और जो ये एस्थेनोस्फीयर होता है ना बच्चा, ये सेमी सॉलिड होता है और वीक होता है, ठीक है, ये वीक होता है। और मैंने ये बताया था इट इज़ ए सोर्स ऑफ मैग्मा चैम्बर, ठीक है, इस चीज़ तरीके से मैंने बताया था। अब देखिए एक टर्म होती है लिथोस्फीयर, ठीक है। तो जो लिथोस्फीयर है ना, मैंने बोला क्रस्ट अपॉन क्रस्ट, और जो एस्थेनोस्फीयर का कुछ पार्ट होता है ना उसको मिला के लिथोस्फीयर बनता है। और लिथोस्फीयर जो प्लेट हम कह रहे थे ना, ये लिथोस्फीयर वही है, प्लेट जो हमारी डिफरेंट प्लेट है क्रस्ट के नीचे, वो ये लिथोस्फीयर में ही आती हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चा ये क्या होता है, लिथोस्फीयर में एक तो क्रस्ट हो गई और जो अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल हो गया ये लिथोस्फीयर बना देता है। और ये कहाँ तक होता है, लिथोस्फीयर कहाँ तक देखने को मिलेगा हमें, 200 किलोमीटर तक हमें यहाँ पे लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा, ठीक है। 200 किलोमीटर तक हमें क्या देखने को मिलेगा, लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अपना ये क्रस्ट है और जो मेंटल है, ठीक है, क्रस्ट है और जो मेंटल है, यहाँ पे एक लाइन बन रही है जहाँ से मेंटल स्टार्ट हो रहा है और क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच को हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, कहते हैं, ये चीज़ आपको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद नीचे आओगे आप तो 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल देखने को मिलेगा, 2900 किलोमीटर तक। तो इसमें ये अपर मेंटल हो गया और ये नीचे क्या हो गया, लोअर मेंटल हो गया, ठीक है, नीचे क्या हो गया, लोअर मेंटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ से मेंटल और कोर आता है तो इस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रा बता दें, कुछ आपके लिए भी तो रखना है, सारा मैं ही पढ़ा दूंगा क्या, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कोर है, मैंने क्या बोला था, ये जो कोर है ना, कोर भी दो भागों में है, एक तो आउटर कोर, एक इनर कोर। तो जो अपना इनर कोर है ना, देखिए आउटर कोर और इनर कोर, तो आउटर कोर 5100 किलोमीटर तक है और उसके बाद जो पूरा अपना कोर है वो 6378 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब देखिए जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ये अपना हो गया कोर, ठीक है, कोर इस तरीके से बना रहा हूँ मैं, ठीक है।
इसको हम इनर कोर मान लेते हैं और इसको आउटर कोर मान लेते हैं। अब क्या होता है ना, यहाँ पे ये है लिक्विड, ये है लिक्विड पार्ट, ये है लिक्विड पार्ट और ये है अंदर सॉलिड पार्ट। अब क्या होता है ना, जब आप ये इस तरीके से क्या होता है घूमते, देखिए अर्थ किस तरीके से घूमती रहती है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती रहती है। तो ये इस तरीके से घूमेगी। बट अगर आप यहाँ पे बैठोगे ना, यहाँ पे तो आप आराम से घूमेंगे, क्योंकि ये लिक्विड है, ये फास्ट घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये पीछे की डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब यहाँ पे एक सेल्फ डायनोमो की तरह, इस तरीके से ये जो अपनी अर्थ है ना, ये सेल्फ डायनोमो की तरह काम करती है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होता है, ठीक है। तो अर्थ एज ए सेल्फ डायनोमो है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होता है, और इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको देखने को मिलेंगे। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे मैंने ये नॉर्थ बोल दिया, यहाँ पे साउथ बोल दिया, तो ये जो पोलरिटी है ये भी चेंज होती रहती है। ये कभी यहाँ पे साउथ हो जाएगा मिलियंस और ईयर के बाद, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, कभी यहाँ नॉर्थ हो जाएगा तो यहाँ कभी साउथ हो जाएगा, ठीक है। ये पोलरिटी भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। कभी कभी ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जब आप किसके बारे में पढ़ेंगे, पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पर जो पैलियोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो मैंने यहीं पे समझा दिया कि किस तरीके से सेल्फ डायनामो की तरह अपना अर्थ का कोर काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। यही तो पैलियोमैग्नेटिज्म है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में काम आता है। ये सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे जब आगे वाला जो लेक्चर है ना, वहाँ पे 3 थ्योरीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हो गया और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया, वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे कि किस किस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। आई थिंक अब लेक्चर को कंप्लीट करने की बारी आ गई है, ठीक है। तो दोस्तों अभी इतना ही रखते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत आसानी से चीज़ें मैंने समझा दी आपको, और इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। और आई थिंक इतनी सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो चीज़ें आपकी डाउट रह गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।